अस्सलाम वालेकुम। Sorry for the delay. We apologize for that. Good evening, everyone, and welcome you all in the 20th annual and first ever virtual meeting of Pakistan Society of Hepatology. On behalf of Pakistan Society of Hepatology, I am Dr. Dawood Ghilzai, Consultant Hepatogastroenterologist, Department of Gastroenterology, Bolan University of Medical and Health Sciences, Quetta. I am moderating the session on public awareness about liver disease. The chairpersons for these sessions are Professor Arif Amir Nawaz, Dr. Mozamuddin, Dr. Zishan Ali. We will start our session with our first speaker, Dr. Asad Chaudhry. He is a consultant gastroenterologist, hepatologist, clinical director, Parsas Trust, project director, ECO Pakistan, Lahore. He will talk on blood-borne liver disease and its prevention. Dr. Asad, mic is over to you. Assalamu alaikum. Thank you, Daud. Let me share. I've been stopped from sharing the video, but let me see if yes, I can share the screen. So, Daud, if you can see my screen. Yes. Yes, sir. Okay, great. Bismillahirrahmanirrahim. I hope you can hear me well. My name is Dr. Asad Chaudhry, and I'm extremely grateful to Pakistan Society of Hepatology for giving me the chance. And coincidentally, I'm the opening batsman now. It was actually second on the schedule, but I've been assigned to speak on blood-borne liver disease and its prevention. Since it's for general public, तो मैं काफ़ी हद तक आप लोगों से अपनी ज़ुबान में बात करूँगा, so that मैसेज जो है हमारा बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर हो जाए. मैं गुजरांवाला से ज्वाइन कर रहा हूँ और ब्लड बॉर्न लिवर डिजीज में मोस्टली जिस पे मैं फोकस करूँगा वो हेपेटाइटिस बी एंड सी है. हमारे पंजाब में और अदरवाइज भी लोग इसको काला यरकान के तौर पे लेते हैं और ये वो हेपेटाइटिस है जो कि खून से ट्रांसमिट होता है. Pakistan has one of the highest burden of hepatitis B and C. एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50 लाख हेपेटाइटिस बी और ऑलमोस्ट 1 करोड़ के करीब हेपेटाइटिस सी का पेशेंट है. जो परेशानी की बात है वो अभी एक पिछले साल एक मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में वेयर इट वाज रिपोर्टेड कि ऑलमोस्ट 600,000 न्यू एनुअल इन्फेक्शन आर अकरिंग. ये तकरीबन 1,500 के करीब हर दिन के हिसाब से इन्फेक्शन बन जाती है और इसीलिए ये आज की जो सिटिंग है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि हम जो है किस तरह से इसको फैलाव से रोक सकते हैं. और एक और जो बहुत ही परेशानी की बात है कि 1 out of 10 इज अवेयर. अगर 100 लोगों को हेपेटाइटिस है तो तकरीबन 10 लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि उनको हेपेटाइटिस है और बाकी लोगों को पता ही नहीं. इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको क्योंकि इलामात कोई नहीं होती तो इसलिए टेस्ट की तरफ और डॉक्टर की तरफ भी वो नहीं जाते. पाकिस्तान में देयर हैव बीन मेजर हेल्थ सिस्टम गैप. हम उन मुल्कों में से हैं जहाँ पे हाईएस्ट इंजेक्शन रेट है और अनफॉर्चुनेटली हर 10 में से 7 इंजेक्शन एक अंदाजे के मुताबिक रीयूज सिरिंजेस के साथ हैं. प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स जो रिमोट एरियाज में हैं और इवन शहरों में वो बहुत ज्यादा इंजेक्शंस पे रिलाय करते हैं. कुछ तो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए और एक ये भी मसला है कि लोग
उनको फोर्स करते हैं कि जी दर्द हो रही है, टीका लगा दो, ताकत का टीका लगा दो, बुखार का टीका लगा दो। टंडुवाला यार में एक स्टडी हुई थी जिसमें 55% ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर वर डीम्ड अनट्रेन्ड। लोगों की बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं इसके बारे में, वो डॉक्टरों से पूछते नहीं, और जैसे मैंने पहले बात की, टीके को वो अच्छा समझते हैं। और जिस तरह हमने पहले बात की कि बहुत सारे लोग जिनको हेपेटाइटिस है वो उनको ये पता ही नहीं कि वो हेपेटाइटिस है। ये भी एक वजह है जो हेपेटाइटिस के फैलाव का बायस बनती है। पूरी दुनिया में 3.5 इंजेक्शंस पर पर्सन पर ईयर है जो कि WHO अलाउ करता है। पाकिस्तान में तकरीबन 14 इंजेक्शन पर पर्सन पर ईयर, विच इज अ ह्यूज नंबर। और जितना इंजेक्शन रेट, इंजेक्शन यूज हाई होगा, उतना ही ये इस बीमारी का फैलाव ज्यादा होता जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं, ऊपर आपको एक नॉर्मल लिवर नजर आ रहा है और ये नीचे आपको एक सिरोटिक लिवर है जिसको आम इस्तेलाह में कहते हैं जिगर सुकड़ गया है। और ये वो जिगर है जो नजर आता है जब हेपेटाइटिस बी या सी की बीमारी को 15-20 साल गुजर जाते हैं। यरकान होता है, खून की कै आ सकती है, पेट में पानी की शिकायत हो सकती है, गशी के दौरे पड़ते हैं। ये सारी वो कॉम्प्लिकेशंस हैं। और एक जिगर के कैंसर की पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है। अब आते हैं कि ये फैलता कैसे है। घर में अगर कोई मरीज है तो आपको ऑब्वियसली अगर कहीं के ऐसी चीज जहां से कट लग सकता है, कोई ड्रॉप ब्लड का, कहीं से आपको वो शुगर चेक करते हुए, शेविंग के सामान से, तो ये आपको इसे अवॉइड करना है। हेपेटाइटिस बी वायरस की इन्फेक्टिविटी काफी ज्यादा है, सी की भी काफी है लेकिन उससे कम है। हम सब जानते हैं कि टूथब्रश शेयर नहीं करने, मसवाक से भी केयरफुल रहें। हमने देखा है और स्पेशली रूरल एरिया में देखा है कि गांव वगैरह में वुजू करने वाली जगह पे मसवाक वगैरह पड़ी होती है और वो लोग शेयर कर रहे होते हैं। बेहतर है कि तौलिया अलहदा कर लें, नेल कटर अलहदा हो। ये सीन हर गली मोहल्ले शहर में आपको नजर आएंगे। आपने जब भी दांतों का इलाज कराना है, आपने मुस्तनद डॉक्टर से कराना है। काइंडली ये बहुत जरूरी है क्योंकि अभी भी ये जो रोड साइड प्रैक्टिसेस हैं, ये हेपेटाइटिस बी और सी के फैलाव की एक बहुत बड़ी वजह है। बार्बर शॉप में आप देख सकते हैं, अगर आप नाई से शेव कराते हैं तो बहुत हाई चांस है कि कट लगने का चांस होता है। ब्लेड वो चेंज करता है नहीं करता, पानी वो बदल रहा है नहीं बदल रहा। तो हम ये अब मरीजों से कहते हैं, फैमिलीज को एडवाइस करते हैं कि जब भी आप नाई के पास जाएं तो अपना कंघी कैंची उस तरह अलहदा लेके जाएं। आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो पानी वो इस्तेमाल कर रहा है वो इस्तेमाल शुदा ना हो। यहाँ पे देख सकते हैं एक मग के अंदर पानी पड़ा हुआ है जिसमें वो उंगली डाल के वो उसको बार बार यूज करेगा, और अगर ये कंटेमिनेटेड है और ड्यूरिंग शेविंग या कलम बनाते हुए कट लगेगा तो हेपेटाइटिस के ट्रांसफर होने का खतरा है। टैटूइंग एक और चीज है, यू आपको देखना है, इससे देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ एक्सपोजर। अगर टैटू कराना ही है तो बहुत ज्यादा सर्टिफाइड जगह होनी चाहिए। इट्स और स्पेशली शहरों में, कॉलेजेस वगैरह में हम देखते हैं ऐसे लोग जिन्होंने टैटू कराए होते हैं। और अगर आपके पास कोई आता है और उन्होंने पहले टेस्ट नहीं कराया, दे नीड टू बी टेस्टेड फॉर हेपेटाइटिस बी एंड सी। अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब हम अगर हॉस्पिटल की तरफ आते हैं तो ये अब कानून बन चुका हुआ है कि आपको एक मुस्तनद लेबोरेटरी से हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के टेस्ट कराने हैं। बी में तो आपको IgG भी चेक किया जाता है क्योंकि बाज़ औक़ात हेपेटाइटिस बी का सरफेस एंटीजेनिक टेस्ट होता है जो नेगेटिव आता है, तो आप उसकी कोर एंटीबॉडी चेक की जाती है। लेकिन ये इंतहाई ज़रूरी है कि जब आप ब्लड के लिए जाएं तो बहुत मुस्तनद लैब से, और ये इंश्योर करें कि ब्लड या कोई भी ब्लड प्रोडक्ट, प्लेटलेट्स लगाए जाते हैं, प्लाज्मा लगता है, वो एडिक्वेटली प्रॉपरली स्क्रीन्ड है हेपेटाइटिस बी एंड सी। डायलिसिस के दौरान, हॉस्पिटल के दौरान, सर्जरी के दौरान एक चीज है जो कि आम पब्लिक को मैं कहूंगा कि ये बेहतर है कि आप इसको डिस्कस जरूर करें। इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप ये डिस्कस करें कि जी ये जो वहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स कैसी हैं। थोड़ा सा डॉक्टर्स पे भी एक प्रेशर होता है जब उसको पता होता है कि जो पेशेंट्स हैं दे आर अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग। नीडल्स के साथ केयरफुल रहें। नीडल को कट होना चाहिए। ये आप ये अस्पताल के अंदर देख रहे हैं कि एक नीडल कटर है जो कि लबालब भरा हुआ है और उसमें सुइयां काटी भी नहीं हुई।
इस तरह की चीजें अगर देखती हैं तो मेरे ख्याल में पब्लिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जरूर कंसर्न अथॉरिटीज को ये चीज पहुंचाए। नीडल स्टिक इंजरी एक बहुत बड़ा सोर्स है, स्पेशली जो वो लोग जो हॉस्पिटल में बेस्ड हैं और जनरल पब्लिक में भी मैंने जिक्र किया, शुगर, घर में टीका, इंसुलिन वगैरह लगाते हुए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये अगेन हॉस्पिटल में ये जितना शार्प्स है उसको वो होना चाहिए। और एक दरमियान में आपको तस्वीर नजर आ रही है, ये टीके भर के रखे हुए हैं। ये इंश्योर करें कि अगर आप किसी इमरजेंसी में लैंड करते हैं, कोई ताकत का टीका है, दर्द का टीका है या कोई भी ऐसा है, तो वो पहले से इस्तेमाल शुदा ना हो, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे ये प्रैक्टिस देखी है, वो टीके भर के देखते हैं, रखते हैं और एक ही टीका शायद 2-3 लोगों को लगा देते हैं, जो कि इंतहाई गलत और खतरनाक प्रैक्टिस है। रिसाइकलिंग ऑफ सिरिंजेस, ये कारोबार चलता है। ये तस्वीर किसी जर्नल से उठाई गई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत विजिलेंट होने की जरूरत है। अनसेफ सेक्स, सिंगल स्टेबल रिलेशनशिप में इतना इशू नहीं होता, लेकिन अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हो तो हेपेटाइटिस का फैलाव का मेजर सबब है। हेपेटाइटिस बी में ये बहुत जरूरी है, अगर एक पार्टनर को हेपेटाइटिस बी हो तो दूसरे पार्टनर की वैक्सीन बहुत जरूरी है। जो मेल हैविंग सेक्स विद मेल भी एक बड़ी स्प्रेड वजह है। और इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज, पाकिस्तान में भी अभी लॉ लेजिस्लेशन की जरूरत है, जहां पे हम नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम हेपेटाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए इनिशिएट कर सकें। जब भी ये इलाज कराएं, आप एक सर्टिफाइड डॉक्टर से इलाज कराएं, क्योंकि अनसर्टिफाइड डॉक्टर आपको ज्यादा खराब कर सकते हैं। ये कैसे नहीं फैलता? आम इस्तेमाल की चीजें, शेयरिंग फूड, वाटर और एक ही बर्तन में खाना खाना। माँ से बच्चे को हेपेटाइटिस सी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान फैलने का चांस बहुत कम होता है। हेपेटाइटिस बी में हम तवक्को करते हैं कि इसकी वैक्सीन प्रॉपर्ली बच्चे को हो चुकी हुई है, गले मिलने से, प्यार करने से, हाथ पकड़ने से, हाथ मिलाने से, और सिमिलरली खांसी और छींक वगैरह से हेपेटाइटिस नहीं फैलता। मैं इसको अब सम अप करूंगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड प्रोडक्ट्स दे मस्ट बी स्क्रीन, adequate sterilization and disinfection protocol to be observed for all dental and medical procedures. हेपेटाइटिस बी में मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन की प्रिवेंशन बहुत जरूरी है, और अगर माँ को किसी भी स्टेज पे पता लगता है, प्लीज आप अगर माँ बाप हैं या हस्बैंड हैं या भाई हैं, जरूर लेडी डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से बात करें कि बच्चे को क्या चांस है और कैसे बचा जा सकता है। नीडल स्टिक इंजरीज की हमने बात की। आपने इंजेक्टिंग ड्रग्स में इक्विपमेंट शेयर नहीं करना। इसी तरह नशे में पे भी हमें इनको बताना होगा, एजुकेट करना होगा कि चीजें शेयर ना हो। रेजर्स, टूथब्रशेस, अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स इस तरह के जहां से खून में जाने का खदशा हो, वो शेयर नहीं करने। और अगर टैटूइंग या बॉडी पियर्सिंग करनी है, नाक छिदवाना है, कान छिदवाना है, तो आपको स्टरलाइज what to do? We have to disseminate information, encourage vaccination, identifying factors promoting spread of the disease. So we have to involve locals, pressure groups, and seek help where we need, and give feedback on all whenever such exercises help. So मेरी आखिरी स्लाइड है। हम सबको सीखना है, अपने आप को बचाना है और दूसरों को बचाने की तलकीन करनी है। We have to learn, protect yourself and protect others. Thank you very much. Thank you very much, PSH, once again for giving me this opportunity. Hope I finished in time out. So I'll be stopping share here. Thank you. Thank you, Dr. Asad Chaudhary. Now our next speaker is Professor Javed Iqbal Farooqi, ex-head of Department of Medicine, Lady Reading Hospital, consultant physician and gastroenterologist, Al Hayat Clinic and Research Center, Peshawar. He will talk about lifestyle, liver disease and its prevention. Professor Javed Iqbal Farooqi sahab. Thank you, Dr. Dawood, for your kind introduction. Can you see my slides? Yeah, yes, sir. We'll see your slide. Okay, thank you very much. Thank you. But keep your presentation well in time. Okay, thank you. Thanks, Pakistan Society of Hepatology, for
giving me opportunity to share my thoughts with our colleagues on this very important talk. Other talks which we'll be hearing will be the waterborne diseases and the liver cancers. जो कि मुझे ये पार्ट दिया गया है वो ये है कि लाइफस्टाइल लिवर डिजीजेस क्या है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो जिस तरह के डॉक्टर असद साहब ने कहा कि लिवर डिजीजेस जो हैं ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हेल्थ केयर के लिए, पूरी दुनिया के लिए इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पूरी दुनिया में जितनी भी अमवात होती हैं उसमें से तकरीबन 4% दीज आर बिकॉज ऑफ लिवर डिजीज। लिवर डिजीज या जिगर की बीमारियों से ये अमवात होती हैं, जो कि जिस तरह के असद साहब ने कहा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और जो मैं बोलूँगा लाइफस्टाइल डिजीजेस, ये ऐसी बीमारियां हैं कि जिसमें जिगर वक्त के साथ अगर इसका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो जिगर सिकुड़ जाता है और उसको हम सिरोसिस बोलते हैं। और दुनिया में जितनी भी अमवात के अगर आप काजेज करें या वजूहात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सिरोसिस 11वीं बड़ी वजह है लोगों के मरने के पूरी दुनिया में। और लिवर कैंसर जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है सिरोसिस की, ये है 16 लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हेल्थ केयर के लिए, न सिर्फ ये कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। अगर हम इसको मैथमेटिकली चेक करें या देखें तो हर साल तकरीबन 20 लाख लोगों की अमवात होती हैं जिगर की बीमारियों की वजह से। और इस 20 लाख में आधे यानी 10 लाख वो होती हैं जिगर के टुकड़ाव या सिरोसिस की पेचीदगियों की वजह से, और बाकी 10 लाख वायरल हेपेटाइटिस और लिवर कैंसर से। तो ये एक बहुत बड़ी 20 लाख लोग हर साल हमसे बिछड़ जाते हैं इन जिगर की बीमारियों की वजह से। अगर हम जिगर की बीमारियों को तकसीम करें तो ये दो बड़े ग्रुप्स में तकसीम होती हैं। एक होती है प्रिवेंटेबल, जिससे हम अपने आप को बचा सकते हैं, और एक होते हैं अनप्रिवेंटेबल। अगरचे ये भी अगर डिटेल में चला जाए, डॉक्टर हजरात को पता है कि इनमें से बहुत से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अनप्रिवेंटेबल में जो लिवर के कैंसर्स हैं बुनियादी तौर पे जो इससे पैदा हो जाते हैं, या मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं, उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, विल्सन वगैरह बाकी। लेकिन मोस्टली ये जो है जिस तरह इस पे वायरल डिजीज पे जो असद साहब ने अभी ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस बी और सी की बात की, और उसके बाद एक और टॉक होगी आई सपोज जो कि हेपेटाइटिस ए और ई पे होगी, और लाइफस्टाइल डिजीजेस। ये ऐसी बीमारियां हैं कि जिससे 100% तौर पे बचा जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट एक जो हमें इल्म होना चाहिए। अगर ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने बोला ये 4 ग्रुप्स वायरल डिजीजेस और लाइफस्टाइल डिजीजेस जो कि प्रिवेंटेबल हैं, और मैलिग्नेंट डिजीजेस और मेटाबॉलिक डिजीजेस जो कि तकरीबन अनप्रिवेंटेबल हैं या ये हो सकती हैं, इसमें हमारे इख्तियार बड़ा कम होता है। तो इनमें से वायरल लिवर डिजीजेस जो कि प्रिवेंटेबल हैं, ये तमाम अगर 100 मरीज हैं जिगर के बीमारियों में तो 25% या 100 में से 25 लोग या 1/4 है बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी। सिर्फ 9 और 10% है मैलिग्नेंट लिवर डिजीज और मेटाबॉलिक डिजीज। बाकी 65% तकरीबन 2/3 दिस इज लाइफस्टाइल लिवर डिजीज। ये बहुत बड़ा ये फैक्ट रखिएगा कि अक्रॉस द वर्ल्ड पूरी दुनिया में, चाइना में, अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, पाकिस्तान में तकरीबन 2/3 जो लिवर की बीमारियां हैं वो है लाइफस्टाइल लिवर डिजीजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब लाइफस्टाइल से मुराद क्या है?
इट इज द वे इन विच अ पर्सन लिव्स, हम जिस तरह रहते हैं, दिस इज लाइफस्टाइल। मेडिकली जो इंपॉर्टेंट इसके हिस्से हैं लाइफस्टाइल के, वो है फिजिकल एक्टिविटी। कोई बंदा कितना काम कर रहा है, घूम फिर रहा है, बैठा हुआ है, सेडेंटरी लाइफ है, ईटिंग क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये 4 मेन कंपोनेंट्स हैं जो कि लाइफस्टाइल को एज अ मेडिकल, एज अ डॉक्टर मैं देखता हूं कि इन 4 लाइफस्टाइल पे, 4 कंपोनेंट्स पे लाइफस्टाइल को मैं डिफाइन करता हूं। चाहे वो एक्टिव है, हेल्दी लाइफ गुजार रहा है, अगर वो हेल्दी खाना खा रहा है, ड्रिंकिंग, उसके साफ पानी है, अल्कोहल वगैरह से बच रहा है, नशे स्मोकिंग से बच रहा है, तो वो हेल्दी लाइफ है। अदरवाइज अनहेल्दी लाइफ है। तो a disease associated with the way a person or group of people lives, that is the lifestyle disease। और बड़ी बड़ी कौन सी डिजीजेस हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस, जो खून की नालियों में लिपिड्स या चर्बी का जमा हो जाना, हार्ट डिजीजेस और फालिज, मोटापा और शुगर, और स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग अब्यूज के साथ जो डिजीजेस हैं, दीज आर दी लाइफस्टाइल डिजीजेस। लाइफस्टाइल लिवर डिजीजेस कौन सी हैं? 2 बड़े ग्रुप्स हैं, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज और अल्कोहलिक लिवर डिजीज। इन दोनों में जिगर में चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। अब अल्ट्रासाउंड करते हैं, आपके जिगर पे चर्बी होती है, और अगर ये अल्कोहलिक है, ज्यादा मिकदार में अल्कोहल पी रहा है, तो वो अल्कोहलिक लिवर डिजीज हो गया। ऐसे भी है जो अल्कोहल नहीं पी रहा है, ये बहुत कम पी रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी जिगर में चर्बी हो सकती है। एंड दीज आर दी लाइफस्टाइल लिवर डिजीजेस। और ये मैंने जिस तरह बोला कि 100 में से 2/3 बीमारियां या 2/3 लिवर डिजीजेस आर लाइफस्टाइल लिवर डिजीजेस। और ये लाइफस्टाइल लिवर डिजीज करती क्या है? एक नॉर्मल जिगर को फैटी लिवर में या जिगर को चर्बी की एक थैली बना देते हैं। वो चर्बी से फूल जाता है, स्वेलअप हो जाता है, वो अपना काम करना छोड़ देता है। तो दिस इज दी फैटी लिवर। और ये पिक्चर वी ऑल नो, तकरीबन 5 में से 3 बंदों की ये शेप है। जिगर फूला हुआ है, इस पे सोजश आ गई है, और अगर ये जिगर सोजश आ गई और उसको मोटापा ठीक नहीं किया, वजन लूज नहीं किया, एक्टिविटी लूज नहीं की, लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया, तो जिगर का सुखड़ा होना जरूरी है और लाजमी है, और इससे हम बच नहीं सकते। तो हम जानते हैं कि ओबेसिटी या मोटापा पूरी दुनिया का मसला है। और क्यों मसला है? कि कुछ तो बीमारियां जो कि आपको मोटा बना देती हैं, और कुछ हमारी अपनी आदतें हैं। बहुत कम ऐसा कंपोनेंट है कि जो खानदानी तौर पे जेनेटिकली जो मोटे होते हैं, लेकिन ये हमारी खुराक अगर बन गई है, टीवी के सामने बैठे हुए हैं, रिमोट हमारे हाथ में, टाइमिंग पे हमारे उठते नहीं है, स्लीपिंग आवर्स हमारे चेंज्ड है, फिजी ड्रिंक्स हमारे जिंदगी का लाजम हिस्सा है। ये सब चीजें क्या करती हैं? ओबेसिटी बनाती हैं। फिजिकल एक्टिविटी हमारी तकरीबन नापैद हो गई है। बहुत कम ये पिक्चर्स हमें नजर आती हैं कि लोग गेम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, या उनकी फिजिकल एक्टिविटी है। ये चीजें अब बहुत ही नापैद हो गई हैं। सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो कि प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं। साइकिल हमने छोड़ दी है, मोटरसाइकिल, रिक्शा, गाड़ियां, उससे ये हमारी जरूरत बन गई है। अगर हम पैदल जाते हैं, साइकिल पे जाते हैं, हमें शर्म आती है। तो ये तमाम हमारी आदतें हैं, ये हमारी खुराक का लाजमी हिस्सा है। जब तक किसी पार्टी में, जब तक किसी जुबिलेशन पार्टी में या कोई सेलिब्रेशन में ये ऐसी खुराक ना हो, हम कहते हैं कि शायद हमने कुछ कहा नहीं है। हमारा पूरा दिमाग, हमारी पूरी सोचें बस इसी के इर्द गिर्द फिर रही है, स्पेशली हमारी यूथ की। वो सब यही कह रहे हैं कि जी कौन सी फास्ट फूड अच्छी है, अच्छी नहीं है। और ये एक जहर कातिल है जो कि हर कोई इसको बड़ी खुशी से उसके पास जाता है और बड़ी खुशी से इसको अपनाता है। अगर हम नेचुरल रहेंगे, ये हमारी बॉडी शेप होगी। अगर हम इस चीजों पे रहेंगे, ये हमारी बॉडी शेप होगी। फैसला हम सब ने करना है, ये ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है। आया हमने इस तौर पे जाना है या इस तौर पे जाना है? ब्लड बॉर्न डिजीजेस हैं, वाटर बोर्न डिजीजेस हैं, वो ऐसे छोटे छोटे जरसूमे वायरसेस हैं जो किसी को नजर नहीं आते। ये चीज नजर आ रही है, लेकिन फिर भी हम इससे अपने आप को बचा नहीं पा रहे। कोई खुशी का मौका हो, ये चीज ना हो,
हम कहते हैं कि खुशी मनाई नहीं है। किसी को गिफ्ट देना हो और मिठाई ना दें तो वो खफा होता है कि यार इससे मुबारकबाद नहीं दी। कोई मेहमान आ जाए और हम इनको इन चीजों से तवाज़ु ना करें, वो कहता है उसने मेरी मेहमान नवाजी नहीं की। और ये जो स्टफ आ गया है, ये अरेबियन स्वीट्स, डिलाइट्स, इन्होंने तो जो थोड़ी बहुत कसरत थी वो भी खत्म कर दी। ये चॉकलेट्स, ये एक स्टेटस समझा जा रहा है कि जब तक आप किसी को चॉकलेट गिफ्ट ना करें, और इस पे तो बच्चे, ये हमारे बच्चों के डायलेमा है कि उनको अब यही दे रहे हैं बजाय इसको हम कोई ये बंटीज जितने कलरफुल है, इतनी जो है ना ये आपको कलरफुल तरीके से इसकी कॉन्सिक्वेंसेज आती हैं। अल्लाह ना करे जो जिगर के मसले होते हैं। आइसक्रीम्स, जब तक 2, 3, 4 स्कूप्स ना हो वो आइसक्रीम आइसक्रीम नहीं समझी जाती। और जिस पानी से ज्यादा हम इन चीजों पे बिलीव करते हैं और तमाम चीजें करते क्या है। और यहाँ पे जो मेरे साइड पे है, दाऊद साहब के साइड पे है, पंजाब में भी है, जब तक हमारी खुराक ऐसी ना हो फुल ऑफ ऑयल और चर्बी और ये पराठे ना हो, जब तक कि मक्खन ना हो, हम ये चीज भूल गए हैं, उन चीजों के पीछे हैं जो कि करती क्या है, लाइफ स्टाइल लिवर डिजीज करती हैं। शराब नोशी एक बहुत बड़ा इशू है, अब बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी में भी आने लगा है। और ये कोई अब अनहोनी चीज नहीं है, ये एक और चीज है। जिस तरह मैंने बोला कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज, अल्कोहल न सिर्फ ये कि आपके गुर्दों को खराब करती है, आपके जहन पे मुज़र असरात रखती है, आपके दिल को खराब करती है, या आपके जिगर को सबसे ज्यादा खराब करती है। और शायद हमारे जो बड़े बड़े बादशाह गुजरे जो कि मुगलिया दौर के थे और पता नहीं कौन कौन थे, सब इसी लिवर सिरोसिस से ही मरे। और अल्कोहलिक सिरोसिस वाज द कॉज। ये अगेन जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन गया है। आदमी उठता है बाथरूम जाने से पहले, जब तक ये नहीं करता उसको हाजत नहीं पड़ती है। तो मेरे ख्याल में इन चीजों को हमें देखना होगा। तकरीबन तकरीबन दुनिया में 200 करोड़ लोग या तो मोटे हैं और तकरीबन 40 करोड़ लोगों को डायबिटीज है। सो 240 करोड़ तो ये हो गए। और दोनों मोटापा और डायबिटीज मींस कि आपको नैश या फैटी लिवर होगा और कैंसर हो सकता है। तकरीबन 200 करोड़ लोग वो हैं जो कि इतनी मिकदार में अल्कोहल पीते हैं जो कि नुकसानदेह हो सकते हैं। और 7.5 करोड़ लोग वो अल्कोहल की वजह से उनके जिगर को नुकसान पहुंचता है। तो अगर हम इस पे खुश हैं, ये हमारे हाथ में है, ये हमारी, इसमें कोई वायरस नहीं आ रहा, कोई बैक्टीरिया नहीं आ रहा, ये हमारी अपनी चॉइस है। हम अपने जिगर को अगर इस पे नहीं रखेंगे, जिगर हमारा यही होगा। और खुदा न खास्ता अगर ये हुआ तो होता क्या है, बेहोशी। आप लोगों ने देखा होगा कि जिगर की वजह से बेहोशी होती है, खून की उल्टियां आना एक बहुत बड़ी पेचीदगी है, एक बड़ी काज है सिरोटिक्स को की मौत का, लीवर का कैंसर होना, पेट का पानी हो जाना। तो पहले तो आपके पेट में चर्बी होती है, बाद में जाके ये पानी हो जाता है। और पानी से ही तो ये चीजें, जब तक हम ये, और इन तमाम चीजों से बचा जा सकता है कैसे, अगर हम नेचुरल डाइट लें, अगर हम नेचुरल खुराक लें, अगर हम इन आर्टिफिशियल चीजों से बचे, तो वी कैन अवॉइड ऑल दीज कॉम्प्लिकेशन। तो लाइफस्टाइल लिवर डिजीजेस से बचने के लिए करना क्या है, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, बिग नो टू अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अगर आपको शुगर है, कंट्रोल योर डायबिटीज। और बगैर जरूरत के दवाइयां ना लें, क्योंकि बगैर जरूरत की दवाइयां लेने तमाम जिगर पे मसला करती हैं। और जब ये चीजें आपके पास होंगी, यू विल बी हैविंग हेल्दी लाइफ। और जो कि 2/3 जिगर के जो बीमारियां इस लाइफस्टाइल लिवर डिजीज से हैं, उससे आप आराम से और बड़े आसानी से अपने आप को बचा पाएंगे। Thank you very much for giving me the opportunity, PSH, to share my thoughts on this very important point. No, the Thank you. mic is back to Daud. Thank you, Professor Farooqi Saab, for a nice and informative talk about public awareness. Our next speaker is Dr. Bushra Ali. She is Associate Professor, Gastroenterology and Hepatology at Fatima Memorial Hospital, College of Medicine and Dentistry, Lahore. She will give her talk on waterborne liver disease and its prevention. Thank you, Dr. Daud. I will be. आवाज़ आ रही है? मैं आज बात करूंगी कि कौन सी जिगर की बीमारियां हैं जो गंदे पानी या गंदी खुराक के ज़रिए फैलती हैं और उनसे बचाव किस तरह से मुमकिन है।
सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि यरकान क्या है, क्योंकि जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं जो जिगर की पानी के ज़रिए फैलती हैं वो हेपेटाइटिस ए और ई हैं। ये दोनों गंदी खुराक और गंदे पानी से फैलती हैं और इनका नतीजा यरकान होता है। तो यरकान है क्या और ये किस तरह से कौन क्या वजह है इनके यरकान के होने की? ये 5 वायरसेस हैं जिनकी वजह से यरकान होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में डॉक्टर असद काफ़ी तफसील से बता चुके हैं। हेपेटाइटिस बी के साथ हेपेटाइटिस डी का भी हो जाने का खदशा होता है। मैं बताऊंगी हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में, जो कि खुराक का साफ सुथरा ना होना, गंदा पानी पीना या इस्तेमाल करना, और दूसरा ये कि सही तरह से फ्लश करने की या पखाने और पेशाब का जो ख़त्म ज़ाया करना है, अखराज है, वो प्रॉपर ना हो घर में, तो उसकी वजह से सही सीवरेज सिस्टम अगर नहीं है और फ्लश नहीं किया जा रहा पखाने को, तो उससे बीमारियां फैलती हैं। हेपेटाइटिस ए एक वायरस की वजह से फैलता है और इसकी अलामात क्या हैं? पेट में दर्द होना, उल्टी या कै का आना, आँखों का पीला हो जाना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का होना और बुखार हो जाना। फैलता किस तरह से है? जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि ये गंदी खुराक और गंदे पानी से फैलता है। अब अगर किसी के घर में सही तरह से फ्लश का सिस्टम नहीं है, हमारे जो कम डेवलप हुए हुए इलाके हैं, गाँव वगैरह हैं, खेत खेत में जाके पखाना किया जाता है और वहीं पर ही खुले हवा में पड़ा रहता है। वो पानी खेत को पानी देने से या बारिश के पानी से साथ की नदी दरिया में चला जाता है, जहाँ से अगर पानी बगैर उबाले इस्तेमाल किया जाए तो बीमारी फैलेगी, जो कि पखाने की वजह से गंदा हो चुका हुआ होगा। इसी तरह से ही अगर ये शख्स जिनकी तस्वीर नज़र आ रही है डायग्राम में, अगर इन्होंने पखाना किया है और सही से हाथ नहीं धोए बाद में और उन्हीं हाथों से खाना खा लिया, तो भी ये बीमार हो जाएंगे। खुले पखाने पर मक्खी बैठ जाती है और यही मक्खी अगर खाने पर आके बैठेगी तो ये बीमारी का बायस बनेगी। और ज़रूरी ये है कि साफ़ पखाने को तहारत के बाद हाथ अच्छी तरह से धोए जाएँ, और अगर इन्हीं गंदे हाथों से खाना पकाया जाएगा तो फिर से इसी तरह से बीमारी का बायस बनेगा। इसी तरह से हेपेटाइटिस ए फैलता है, इसी तरह से हेपेटाइटिस ई भी फैलता है, जो मैं आपको आगे भी बताऊँगी। तशख़ीस किस तरह से होती है? एक तो जिगर के टेस्ट करवाना ज़रूरी है। हेपेटाइटिस ए का टेस्ट, एंटीबॉडी का टेस्ट करवाया जाता है और अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है कि ये पता लग सके कि जिगर की शक्ल कैसी है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज आज सच नहीं है। इसका इलाज ये है कि मरीज़ के पानी की कमी पूरी की जाती है, मरीज़ के दर्द की दवा दी जाती है, बुखार के लिए दवा दी जाती है, और जब तक वायरस अपना कोर्स यानी 4 से 6 हफ्ते की मियाद पूरी नहीं कर लेता, उस वक़्त तक मरीज़ कुछ आराम करता है। इसका बचाव किस तरह मुमकिन है? ये बचाव की तदाबीर, जैसे मैंने पहले बताया, वो पानी पीना है जिसके बारे में पता हो कि ये पीने के काबिल है, और पीने के काबिल वो पानी है जो कि उबाल कर ठंडा करके इस्तेमाल किया जाए। ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल जिनको अच्छी तरह पहले साफ़ पानी से धोया गया हो, पानी जिससे धोया जाए उसको अभी साफ़ होना ज़रूरी है। साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना है, और पखाना पेशाब के बाद बाथरूम जाने की बाद अच्छी तरह हाथ धोने ज़रूरी हैं। और ये भी ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि जो फेरी वाले हज़रात हैं, उनकी जैसे मसाला लगी हुई मूलियाँ हैं, चाट है, सलाद है, चूँकि वो खाने में बाकायदा वो खाना पकता नहीं है चूल्हे पर, और उसमें गंदी खुराक का और गंदे हाथों से बनाए जाने का ज़्यादा इम्कान है, इसलिए ज़रूरी है कि उनसे इज्तनाब भी किया जाए। ये तरीका है हाथ किस तरह से धोने हैं। पहला तरीका तो ये है कि पानी हाथों को अच्छी तरह से गीला करें, साबुन को अच्छी तरह मलें, और ये स्टेप्स हैं जो ज़रूरी हैं जिसको सही तरह से धोना कहते हैं। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ना है, फिर एक हथेली की को दूसरे हाथ की पुश्त पर साफ़ करना है, फिर दोनों हाथों की उँगलियों को आपस में रगड़ कर साफ़ करना है, उँगलियों को बंद करके एक दूसरे हाथ की हथेली पर साफ़ करना है, दोनों अंगूठों को बार-बार हथेली से पकड़ कर साफ़ करना है, उँगलियों को इकट्ठा करके दायरे की शक्ल में हथेली पर साफ़ करें, और फिर अच्छी तरह कम से कम 20 सेकंड तक पानी से साबुन धो लें, हाथ धो लें, और हवा में खुश्क करना बेहतरीन है। तौलिए से करेंगे, तौलिया पहले गंदा हो सकता है तो दोबारा से हाथ गंदे हो जाएँगे, तो हवा में खुश्क करना बेहतरीन तरीका है। एक बचाव का तरीका है, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी है।
ये दो तरह की वैक्सीन आती है। ये वाली वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये एक डोज के बाद दूसरी डोज 6 से 12 महीने के बाद लगाई जा सकती है। लेकिन इससे बेहतर ये तरीकाकार है जो आपको बताया है। दूसरा वायरस हेपेटाइटिस ई वायरस है। उसका भी फैलाव गंदी खुराक और गंदे पानी से होता है। जिस तरह से मैंने तफसील से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से पकाने के साथ हाथ गंदे हैं और या पानी गंदा है या खाना गंदा है मक्खी के ज़रिए, तो हेपेटाइटिस ई भी उसी तरीके से फैल सकता है। इसकी अलामात में शदीद थकावट, उल्टियाँ, पेट में दर्द और ज़र्द पखाने का आना है। इससे जोड़ों में दर्द हो सकता है, बुखार, भूख की कमी और गहरे रंग का पेशाब। हेपेटाइटिस ई अक्सर जब देर से रिकवर करे पेशेंट, देर लग जाए उसके जिगर को नॉर्मल होने में, तो उसमें ख़ारिश का भी बायस बन सकता है। इसकी तशख़ीस का तरीक़ाकार उसी तरह से ये जैसे हेपेटाइटिस ए का है, जिगर के टेस्ट करवाना ज़रूरी है जिनको लिवर फंक्शन टेस्ट और या एलएफटीज़ कहा जाता है। हेपेटाइटिस ई की एंटीबॉडी चेक कराएँ और अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाएँ ताकि जिगर की शक्ल और पित्ते को चेक किया जा सके कि पित्ते में पत्थरी तो नहीं या जिगर की नाली में पत्थरी तो नहीं आ गई। इलाज उसी तरह से ही जिस तरह से हेपेटाइटिस ए के बारे में मैंने कहा था, इलाज यही है कि मरीज़ आराम करे, पानी की कमी ना होने दें, खुराक की कमी ना होने दें और मरीज़ जब तक सेहतमंद ना हो जाए आराम करे पेशेंट। ये बात ज़रूरी है कि हेपेटाइटिस ए और ई ख़ासकर जिगर का फेलियर का भी बायस बन सकता है, जिसकी सूरत में मरीज़ को आईसीयू में दाखिल होना पड़ेगा। उनका खून पतला होता है, उसकी वजह से वो उल्टियों में खून आ सकता है, उनके मुँह से नाक से खून आ सकता है, बेहोशी गनूदगी की हालत हो सकती है, गहरा रंग उनका चेहरे का और आँखों का हो सकता है, जिस्म का हो सकता है। ये बीमारी गुर्दों पर असर कर सकती है, साँस के ऊपर असर कर सकती है और ये बीमारी जानलेवा होती है, हत्ता कि बरवक़्त जिगर की पैवंदकारी ना की जाए। इसीलिए इलाज जो है वो प्रिवेंशन जो है वो बेहतर है इलाज से, परहेज़ इलाज से बेहतर रहेगा। यहाँ पर ये ज़रूरी है मेंशन करना कि जो आम प्रेग्नेंट खातून नहीं हैं या जो मर्द हज़रात हैं उनके हेपेटाइटिस ई का कोर्स मुख्तलिफ होता है उन ख़वातीन से जो कि हमल के दौरान हेपेटाइटिस ई अगर उनको हो जाए, वही खुराक और पानी की बेहतियाती की वजह से। इस सूरत में ख़ासकर अगर आखिरी 3 माह में हेपेटाइटिस ई हो जाए तो 44% अमवात माँ की हो सकती हैं। हमारा जो हॉस्पिटल है फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल, वहाँ पर पिछले 2 सालों से जो हमने डाटा इकट्ठा किया है, उसमें हमारे पास 83 ख़वातीन आई थी हामला, जिनमें से 80 बेहतर होकर गईं, लेकिन 3 ख़वातीन की मौत वाक़या हो गई थी हेपेटाइटिस ई ही की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, जिगर के फेलियर की वजह से। ये 3 अमवात भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये एक प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ है, इस बीमारी से बचाव मुमकिन है। और दूसरा ये कि हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये खातून हेल्दी खातून होती हैं और यंग खातून होती हैं, तो इसलिए ये 3 जानें भी ज़्यादा हैं। इसलिए बचत बहुत ज़रूरी है, बचाव एहतियात ज़रूरी है बजाय इसके कि हम अपनी प्यारी ख़वातीन को खो दें। जैसे मैंने उनका पहले बताया था हेपेटाइटिस ए के लिए, ई के लिए भी यही ज़रूरी है कि बच्चों का डायपर बदलने से पहले और बाद में हाथ अच्छी तरह धोएँ, कूड़ा बाहर निकालने से पहले हाथ अच्छी तरह धोएँ, छींक मारिए हाथ धोएँ, बाथरूम जाने के बाद हाथ धोएँ हाजत के बाद, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी हाथ धोएँ, खाना बनाने से पहले और बाद में भी हाथ धोएँ। कोई ज़ख्म हो जाए तो उसको बेहतर है कि साफ़ करने के बाद आप अपने हाथ धोएँ। हेपेटाइटिस ई की एक ख़ास नस्ल है जो कि पालतू जानवरों से भी फैल सकती है, इसलिए उनको हाथ लगाने के बाद, उनकी देखभाल के बाद हाथ धोना ज़रूरी है। और अगर किसी बीमार की देखभाल हो रही हो, तो जो देखभाल कर रहे हैं, उनको हाथ धोना ज़रूरी है, पहले भी बाद में भी। हेपेटाइटिस ई और ए की प्रिवेंशन तकरीबन एक जैसी है, या तो बॉटल्ड पानी जो होता है वो लिया जाए जो कि रिलायबल सोर्स हो, और यहाँ तक कि दांत साफ़ करने के लिए भी साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए। उबाले हुए पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करें, खाना पकाने के लिए, सब्जियां फल धोने के लिए। और ज़रूरी है कि जो रॉ मीट है यानी पूरी तरह से पका हुआ खाना नहीं है, गोश्त नहीं है, वो ना लिया जाए। बार बार हाथ धोना ज़रूरी है। इससे भी बचाव उसी तरह से है जैसे हेपेटाइटिस ए है, साफ़ सुथरा खाना, पानी उबाल के ठंडा किया जाए, हाथ धोए जाएं और सब्जियां और फल उनका इस्तेमाल भी ज़्यादा लेकिन साफ़ सुथरे पानी से धोना ज़रूरी है।
हेपेटाइटिस ई की भी वैक्सीन अवेलेबल है। ये वैक्सीन चाइना ने दरियाफ्त की है। अभी ये पूरे मुल्क पूरी दुनिया में तो अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान में भी कुछ अरसे तक अवेलेबल हो जाएगी। ये आम तौर पे तो ये ख़ास कर प्रेगनेंसी की जो एज होती है, यानी 18 से लेके या 15 से लेके तो 45 साल तक की उम्र की ख़वातीन को देना चाहिए है। और इसके 3 टीके लगते हैं, एक 1 माह बाद और एक 6 माह बाद, जैसे हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन होती है, और इससे तकरीबन 5 साल तक हिफाजत हो जाती है। उम्मीद है कि मैं अपना पैगाम पहुंचा सकी हूँ अपने सुनने वालों की तरफ। पैगाम यही है कि एहतियात बरतिए। जो जब सेशन का इख्तिताम होगा तो सवालों जवाब दिए जा सकते हैं, बाकी चैट में होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेपेटोलॉजी मुझे मदऊ करने के लिए। डॉक्टर दाऊद। Thank you, Dr. Bushra, for a nice and comprehensive talk. Our next and last speaker is Professor Altaf Alam, ex-head of Department of Gastroenterology and Hepatology, Sheikh Zayed Postgraduate Medical Institute, Lahore, consultant gastroenterologist, Evercare Hospital, Lahore. He will talk on liver cancer. Professor Altaf Alam, sir, mic is over to you. Thank you, Daud. Can you hear me and can you see my slides, please? Yes, sir. Okay. Thank you very much, Daud, for this kind introduction. और मैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेपेटोलॉजी का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस पब्लिक सेमिनार के लिए इनवाइट किया। मेरा टॉपिक है लिवर कैंसर। मेरी कोई डिस्क्लोजर्स नहीं है इस टॉक के बारे में, और ऑल दोज पीपल जो लाहौर से बाहर से हैं उनके लिए मैं लाहौर से नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूं इस ब्यूटीफुल पिक्चर लाहौर फोर्ट के साथ। इस टॉक में मैं बात करूंगा कि कौन से लिवर के कैंसर्स होते हैं, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या प्राइमरी लिवर कैंसर क्या है, इनके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसकी तशखीस कैसे होती है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। मैं बहुत बेसिक बातें बताऊंगा क्योंकि ये सेमिनार जनरल पब्लिक के लिए है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि 2 किस्म के लिवर में ट्यूमर्स हो सकते हैं। एक बेनाइन, जिसका मतलब ये है कि ये एबनॉर्मल मैस ऑफ टिश्यू तो है कैंसर की तरह, लेकिन दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में फैलता नहीं है। इसमें हिमेंजियोमा कॉमनेस्ट है। इसके अलावा फोकल नोडुलर हाइपरप्लेजिया और हेपेटोसेलुलर एडिनोमा, ये 3 बेनाइन कैंसर्स हैं। हेपेटोसेलुलर एडिनोमा में पोटेंशियल है मलिग्नेंसी का, लेकिन जनरली स्पीकिंग ये बेनाइन ट्यूमर्स हैं। जबकि मलिग्नेंट ट्यूमर्स में बच्चों में एक कैंसर होता है जिसे पीडियाट्रिक हेपेटोब्लास्टोमा कहते हैं। ये बहुत रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर होता है और बच्चे आमतौर पे ग्रोथ ना होने की वजह से और पेट फूलने और दर्द की वजह से आते हैं। इसके अलावा कोलेंजियोकार्सिनोमा और मेटास्टैटिक लिवर ट्यूमर्स भी बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा प्राइमरी लिवर ट्यूमर है। ये कहीं और से फैल के नहीं आता, ये लिवर से अराइज होता है। इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि ये हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जिसे HCC भी कहते हैं, ये प्राइमरी लिवर कैंसर है अराइजिंग फ्रॉम द लिवर। बहुत एग्रेसिव ट्यूमर है विद टेंडेंसी टू ग्रो और इन्वेड लोकल एंड डिस्टल ऑर्गन्स लाइक लिवर ब्लड वेसल्स, पेट और छाती के गदूद जिसे लिम्फ नोड्स कहते हैं, लंग्स, बोन्स, ब्रेन, एड्रिनल्स एक्सेट्रा में ये फैल सकता है। ये यूनिक ट्यूमर है क्योंकि ये एक आम तौर पे एक बैड लिवर से अराइज होता है, जिसका मतलब बीमार लिवर में से, जिसे सिरोसिस लिवर भी कहते हैं। जब ये छोटा होता है तो कोई सिम्टम्स नहीं होते, और इसलिए मैं बात करूंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस है कि अर्ली डिटेक्शन के लिए हमें सर्वेलेंस करना पड़ती है। सर्वेलेंस का मतलब यह है कि अभी
कैंसर नहीं है, लेकिन हम उसको तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं हाई रिस्क लोगों में। जब ये कैंसर बहुत बड़ा हो जाता है तो ये इससे दर्द, यरकान, वजन का कम होना, पेट में पानी और अदर सिम्टम्स जो कि कैंसर के स्प्रेड की वजह से होते हैं, जैसे हड्डियों में दर्द होना एटसेट्रा। इस कैंसर के चंद एक स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी मैं अगली स्लाइड में बात करूंगा, और सर्वेलेंस के बारे में मैं ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूं। ये वो पेशेंट्स हैं जिनमें हेपेटाइटिस बी, सी, सिरोसिस लिवर चाहे वो किसी वजह से हो, कोई टॉक्सिन्स जैसे अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग और एफ्लाटॉक्सिन, ये एक फंगस है जो नट्स पे ग्रो करता है, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस इफ लीडिंग टू सिरोसिस, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जिसके बारे में फारूकी साहब ने बड़ी डिटेल बात की, और ओबेसिटी एंड डायबिटीज मेलाइटस, ये टेंडेंसीज हैं जो कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की तरफ आपको ले जा सकती हैं। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा बहुत कॉमन ट्यूमर है, दुनिया का 5वां से 6ठा कॉमनेस्ट ट्यूमर है। इससे ज्यादा कॉमन सिर्फ लंग, ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल कैंसर और स्टमक का कैंसर है। और कुछ एरियाज में पर्टिकुलरली नॉर्दर्न अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में ये सेकंड टू थर्ड कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ है ड्यू टू कैंसर्स। सो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इट इज वेरी कॉमन एंड वेरी लीथल। इसकी तशखीस कैसे की जाती है? अल्ट्रासाउंड सबसे पहला टेस्ट है जो आपको एक दाग दिखाएगा जिसको हम हाइपोएकोइक या स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन जिसे SOL कहते हैं वो नजर आएगा। अगर ऐसे ही पेशेंट का हम सीटी करें तो हमें प्लेन सीटी में तो उसी तरह पिक्चर नजर आएगी, हाइपोडेंस जैसे अल्ट्रासाउंड में नजर आती है, जबकि इंजेक्ट करने से कंट्रास्ट के जो कंट्रास्ट है वो इस कैंसर में जमा हो जाता है और ये ब्लैक से वाइट हो जाता है। जब हम कुछ देर के बाद पिक्चर लेते हैं पोर्टल वीनस फेज में तो वहां ये वॉश आउट हो जाता है डाई का, और आपको जैसे यहाँ पर बहुत सफेद है, यहाँ कम सफेद नजर आ रहा है। और अगर हम लेट वीनस फेज में फिल्म लें तो उसमें ये बिल्कुल उसी तरह नजर आएगा जैसे प्लेन सीटी में नजर आता है। सो बेसिकली अल्ट्रासाउंड आपको सस्पिशन रेज करता है और सीटी और MRI इसको कंफर्म करता है। इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन और कुछ और टेस्ट, और ये भी आपको हिंट दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ड ऑफ वार्निंग है कि ये ब्लड टेस्ट बहुत ज्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक नहीं है और हर मरीज में ज्यादा नहीं होते, से अराउंड 50% में सिर्फ ज्यादा होते हैं। सो इनकी डायग्नोस्टिक वैल्यू कम है। हमारे पास अल्ट्रासाउंड जो शक जाहिर करेगा और CT MRI जिसे डायनामिक CT और MRI कहते हैं वो इसको कंफर्म कर देंगे, जैसे मैंने इस पिक्चर में आपको दिखाया। बहुत कम हमें लिवर बायोप्सी की जरूरत पड़ती है और CT और MRI जनरली स्पीकिंग इस कैंसर को कंफर्म कर देते हैं। इसको कैसे डायग्नोज किया जाए ताकि अर्ली किया जाए ताकि हम इसको इलाज कर सकें? एक ही तरीका है कि हम हाई रिस्क लोगों में जिनमें हेपेटाइटिस बी हो या किसी वजह से सिरोसिस हो, चाहे उनका इलाज C का हो गया हो, B का हो रहा हो, इनका हमें सर्वेलेंस करना चाहिए बाय 6 मंथली अल्ट्रासाउंड एंड अल्फा फीटोप्रोटीन। इस तरह आप इस कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये कॉमनली टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, इसलिए मैं ये बताऊंगा कि BCLC स्टेजिंग सिस्टम से आप मरीज को स्टेज कर सकते हैं कि वो बहुत अर्ली स्टेज में है, A, B, C और D स्टेजेस में है। और ना सिर्फ ये स्टेजिंग करती है बल्कि आपको ट्रीटमेंट के बारे में भी गाइड करती है और नीचे आपको सर्वाइवल भी बताती है कि अगर आप ये करेंगे तो मरीज कितने अरसे तक जिंदा रह सकेगा। इसका इलाज कैसे होता है? ये जानने की जरूरत है कि 2 किस्म के इलाज हैं, एक क्यूरेटिव और एक पैलिएटिव। क्यूरेटिव का मतलब ये है कि
इलाज से कैंसर को निकाल दिया जाता है, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट और सर्जिकल रिसेक्शन। लिवर ट्रांसप्लांट में खराब लिवर और कैंसर दोनों को निकाल के फेंक दिया जाता है, जबकि सर्जिकल रिसेक्शन में खराब लिवर तो वहीं रहता है लेकिन कैंसर को निकाल के फेंक दिया जाता है। सो ये दो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट्स हैं। आजकल माइक्रोवेव और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन को भी पोटेंशियली क्यूरेटिव कंसिडर किया जाता है अगर आपका ट्यूमर 3 सेंटीमीटर से लेस है। इसके अलावा पैलिएटिव ट्रीटमेंट है जो क्योर तो नहीं करती लेकिन जिंदगी बढ़ाने में मददगार होती हैं। जैसे आपने सुना हो टेस, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, सर्ट सेलेक्टिव इंट्राआर्टेरियल रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी और सिस्टेमिक कीमोथेरेपी इसके लिए बहुत इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर एडवांस डिजीज हो और लिवर का काम ठीक हो तो यहाँ पर कुछ गोलियां या इंजेक्शंस दिए जा सकते हैं जो जिंदगी बढ़ाने में मददगार होते हैं। बहुत सारे नाम हैं, आपने सोराफानिब का नाम सुना होगा, लेकिन इसके अलावा अब बहुत सारी ड्रग्स अप्रूव्ड हैं जो इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसको हम कैसे प्रिवेंट करें? वेल, वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस बी हाईलाइट किया है डॉक्टर असद साहब ने। ये ना सिर्फ बी से बचाएगा, आपको बी रिलेटेड हेपेटोसेलुलर कैंसर से भी बचाएगा। अगर आप हेपेटाइटिस सी का इलाज कर देते हैं और लिवर नॉर्मल है तो उसमें कैंसर नहीं होगा, और अगर लिवर एबनॉर्मल है तो उसमें कैंसर बनने का अंदेशा कम हो जाएगा सब्सिक्वेंट ईयर्स में, लेकिन उनका फॉलो अप और एवरी 6 मंथ्स अल्ट्रासाउंड जरूरी होगा। बी को ट्रीट करने से, अल्कोहल को और हीमोक्रोमेटोसिस को ट्रीट करने से हेपेटोसेलुलर कैंसर का इंसिडेंस कम हो जाता है। और जैसे फारूकी साहब ने बताया कि वजन कम करने से जो मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं उन पर अच्छा असर पड़ता है और नेफल्ड एसोसिएटेड कैंसर का चांस कम हो जाता है। एंड फाइनली, कॉफी इज गुड फॉर द लिवर, बिकॉज अगर आप कॉफी 2 या 3 कप पीते हैं तो ना सिर्फ लिवर की बीमारियों पे अच्छा असर पड़ता है बल्कि लिवर कैंसर का चांस भी कम हो जाता है। I will stop here or will be happy to take up any questions in the question answer session. Thank you very much for your patient listening. Thank you, Professor Altaf Alam. We have come to the end of this public awareness session. I would like to thank my worthy chairpersons and speakers for their time and efforts. Most of all the participants, without whom a session on public awareness would not have been possible. The house is now open for question and answer. The question and answer will be shared on the screen. Chat से question आए हैं, बताओ। Kindly give the answer in the chat. Share the question on the chat. ओके, किसी ने पूछा है कि पिफका 2 का क्या मतलब होता है। पिफका 2 का मतलब है प्रोथ्रोम्बिन इंड्यूस्ड बाय विटामिन के एब्सेंस 2। सो पिफका टेस्ट है जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है। Thank you. एक क्वेश्चन हुआ है हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन की सेफ्टी प्रेगनेंसी के साथ पेशेंट्स में। मैंने तो ये जिक्र किया था कि जो वैक्सीन है वो चाइल्ड बेयरिंग एज की ख़वातीन को हो जानी चाहिए ताकि फ्यूचर प्रेगनेंसी में उनको इस बीमारी से बचत हो सके, और वो चूँकि वो प्रेगनेंसी के दौरान जानलेवा हो सकता है तो इसलिए उससे बचाया जा सके। ये जो वैक्सीन है ये चाइना से अप्रूव हुई है और एक ट्रायल उनके यहाँ हुआ था जिसमें ऐसी ख़वातीन को भी वैक्सीन लग गई थी जो कि इनको मालूम नहीं था कि वो प्रेग्नेंट हैं, लेकिन 9 माह के बाद जब बच्चे की पैदाश हुई तो वो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन इससे सेफ्टी नहीं इस्टेब्लिश होती क्योंकि ये बहुत छोटा ग्रुप था, और दूसरा ये कि एक बड़ा ट्रायल चाहिए होता है प्रेगनेंसी में देखने के लिए कि बच्चे पर क्या असरात होते हैं और प्रेगनेंसी पर क्या असरात होते हैं। तो सेफ्टी इस्टेब्लिश्ड नहीं है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ की, एहतियात ही बेहतर है, और उसके बाद जाहिर सी बात है कि अगर चाइल्ड बेयरिंग एज में ख़ातून है तो वैक्सीन पाकिस्तान आ जाए तो ज़रूर लगवा लेनी चाहिए।
जी थैंक यू बुशरा डॉक्टर असद हेयर कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी चैट में आंसर्ड हैं एक और क्वेश्चन हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव विद वायरल लोड लेस देन 20,000 और कब पीसीआर रिपीट होना चाहिए ये आपको डॉक्टर विशान हेयर मेरा ख्याल है these are treatment related questions not yeah that's what I'm exactly going to say ये मैं यही कहने लगा we are running short of time our next session is already due so and most of the questions are already been answered so we'll excellent ठीक है close this session and we'll start with the next session please join the next session and see you there in the next session please. Thank you. One question, do hepatitis B virus and hepatitis C virus can spread by using utensils of infected patient and by using common washroom of infected patient? इसका मैंने जवाब दे दिया है दाऊद के उन चीज़ों पे जिन पर खून लग सकता है उनसे ट्रांसफ़र हो सकता है जैसे असद साहब ने बताया टूथब्रश रेजर कंघी नेल कटर एंड हेयर ब्रश सो हर चीज से ट्रांसफर नहीं होता थैंक यू वेरी मच Okay, लेट्स thank you, क्लोज sir. द सेशन दाऊद Thank you sir for a nice session and for a good answer of the questions. अगला session plan है। Thank you sir. Next question will be starting in after 15 minutes. फौरन अभी शुरू हो Okay. Our next session will be starting just